Assalamualaikum. Welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss the Introduction to Pharmacology Part 2. So let's start the video. पार्ट वन जो है उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाके अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द ड्रग सप्लाई। सो सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, किस तरह सप्लाई की जाती है, हॉस्पिटल में किस तरह दी जाती है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। ड्रग सप्लाई जो है ये किस तरह होती है, ड्रग सप्लाई को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ये वो सिस्टम होता है कि ड्रग जो है उसकी प्रोक्योरमेंट किस तरह होती है, यानी कि एक्वायर्ड किस तरह किए जाते हैं, स्टोरेज उनकी किस तरह होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेशेंट्स में। सो इस सिस्टम को कहा जाता है ड्रग सप्लाई। एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है ये जहाँ पे ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है अगर अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, यानी कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग होगा। इसके लिए ड्रग सप्लाई के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है, एंड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कम्प्रहेंसिव, एंड हेल्थ केयर पार्टनर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, और इंस्टीट्यूशन के दरमियान, हेल्थ पार्टनर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है ये की कंपोनेंट है कि अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी होती है ऑफ इसेंशियल मेडिकेशंस। यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी स्टाफ में, हॉस्पिटल के आपस में, यानी कि सारा सब कुछ कोऑर्डिनेशन में चल रहा होगा, तो इसी तभी ड्रग सप्लाई जो है वो बिना किसी रुकावट की जो है अच्छे से, आसानी से, इसेंशियल तरीके से हो सकता है। ड्रग सप्लाई जो है किस तरह होती है, अकॉर्डिंग टू WHO के इफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है उनके ये फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें किन किन ज़रूरी जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी जो हमें चाहिए। देन क्वान्टिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड फॉर मेडिसिन, यानी कि हम क्वान्टिफाई करते हैं कि हमें कितनी अमाउंट में ज़रूरत है और फ्यूचर में हमें कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, सो उसके लिए डिमांड करते हैं। देन प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, हमें मेडिसिन किस तरह एक्वायर करेंगे, कहाँ से मिलेंगी। देन स्टोरेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, हमने कौन कौन सी ज़रूरी मेडिसिन जो है वो हमने स्टोर करनी है, किस तरह स्टोर करनी है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, हमने मेडिसिन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये फंक्शंस हैं ऑफ एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम के। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है हॉस्पिटल्स में। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि है डिफाइन किया जाता है, ये ज़रूरी है। अब डेफिनेशन, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन, यानी कि फिजिकली एक मेडिसिन जो है, मेडिकेशन जो है, दवाई जो है, वो किस तरह से स्टोरेज एरिया से, जहाँ पे हॉस्पिटल में स्टोर हुई है, वहाँ से वो पेशेंट तक यानी कि उसके बेड साइड तक किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है, इसके दरमियान में क्या कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सो इसके बेसिकली टू टाइप हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के, एक है इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक है आउट पेशेंट। इन पेशेंट हम कहते हैं जो कि एडमिटेड होते हैं, आउट पेशेंट जो कि बाहर से आते हैं सिर्फ जस्ट चेकअप के लिए। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD जो होता है, सो आउट पेशेंट जो है इसमें वो पेशेंट होते हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में या हेल्थ सेंटर में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट, उन पेशेंट्स को कहा जाता है जो कि एडमिटेड ना हो, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल का बेड एक्वायर्ड ना कर रहे हों। पेशेंट जो है जिनको माइनर या कॉमन इलनेसेस होती हैं वो OPD जाते हैं फिजिशियन से कंसल्टेशन के लिए। क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं आउट पेशेंट्स की, क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जनरल पेशेंट्स, यानी कि जनरली जो डिजीज़ के होते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए। इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक, एपिलेप्सी, फॉरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। रेफर्ड पेशेंट हम कहते हैं जो कि किसी और वार्ड से जो है रेफर्ड होकर दूसरे वार्ड में आते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट जो है उसको आई या एयर या नोज या टीथ डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारे रेफर्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी कि किसी एक खास उसके होते हैं सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जैसे कि ENT डिपार्टमेंट होता है, आई होता है। इन पेशेंट सर्विसेज हम किसे कहते हैं। अब इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन पेशेंट डिपार्टमेंट को आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया से ही होती है। वो स्टाफ जो कि इंक्लूड होता है आउट पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करता है, वही इन पेशेंट के लिए भी होता है जो एडमिटेड होते हैं। लेकिन आता है कि इन पेशेंट में फिर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि किसी एडिशनल पर्सन की भी ज़रूरत हो सकती है अगर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, 4 टाइप्स हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इन पेशेंट के लिए। सो फर्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम,
यानी कि एक इंडिविजुअल को अपना जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। फिर है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यानी कि जिसको बाहर से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना हो, वो बल्कि हॉस्पिटल से ही उसका सारा स्टॉक मिल रहा हो। कम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, बाहर से लाई जाती है, कुछ जो है वो हॉस्पिटल वाले देते हैं स्टॉक में से। एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि जब एक यूनिट की ज़रूरत होती है जिस टाइम में, तो उसी टाइम वो सप्लाई की जाती है। सो ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें क्या होता है, फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को और फिर उस पर जो है अपने प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे लिख के देता है दवाइयाँ, और फिर पेशेंट या उसके रिलेटिव से कहता है कि ये अब आप किसी भी लाइसेंस स्टोर से ले आएँ। सो उनको अपने वो जो चार्जेस होते हैं ड्रग के, वो खुद ही पे करने पड़ते हैं। ये मोस्टली स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया जाता है जिनकी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और वहाँ पे मैन पावर नहीं होती ज़्यादा, तो इसके लिए ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये वाला सिस्टम यूज़ किया जाता है। फिर है एडवांटेजेस इसकी क्या क्या है। सो एडवांटेजेस ये है कि लेस नंबर ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड होगा, यानी कि वर्क मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जितनी भी मेडिसिन है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट देख लेगा। एंड इसके लिए क्लोजर कनेक्शन, ये यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है, फिजिशियन होता है, नर्स होता है, पेशेंट, इनके दरमियान क्लोज कनेक्शन भी फॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है। एंड क्लोज कंट्रोल होती है इन्वेंट्री की, यानी कि जो लिस्ट होती है मेडिसिन वगैरह की, तो वो भी इतनी ज़्यादा उसमें घिस-पिच की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है डिसएडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, यानी कि इसमें अगर हम पेशेंट के फैमिली रिलेटिव को देने हैं दवाइयाँ लाने के लिए और अगर वो सीरियस कंडीशन में, तो इसमें डिले भी हो सकता है, यानी कि उस देर लग सकती है दवाई लाने में एंड उससे उसकी हालत बिगड़ सकती है। एमरजेंसी मेडिकेशन जो है वो क्विकली देनी होती है, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि बाहर से जाएँ लेके आएँ, और जो है हो सकता है कि पेशेंट जो है वो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से और अफोर्ड भी ना कर सकें, सो इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यानी कि वो ड्रग जो कि स्टोर होती है नर्सिंग स्टेशन पे और वो एडमिनिस्टर की जाती है, नर्स जो है वो एडमिनिस्टर करती है अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन जिसने चार्ट पे ऑर्डर किया होता है, जो मेडिकेशन ऑर्डर की होती है उसके मुताबिक वो जो है एडमिनिस्टर करती है। यानी कि जो कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादातर फ्लोर स्टॉक पे होती हैं। एडवांटेजेस इसके क्या क्या है, ड्रग जो कि यहाँ पे अगर फ्लोर स्टॉक पे मौजूद होगी नर्स के साथ, तो एमरजेंसी में अगर ड्रग ज़रूरत है तो वो रीडली अवेलेबल होगी, यानी कि जल्दी से उसे मिल जाएगी। इसमें मिनिमम रिटर्न होता है ड्रग का, यानी कि ये नहीं है कि बाहर से लेके आए ड्रग और मेडिसिन लेके आए और वो सही नहीं है, वापस से उसे रिटर्न करने की ज़रूरत पड़े, तो ये चीज़ इसमें नहीं होती फिर। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। एंड नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर्ड, यानी कि उसे फार्मासिस्ट का रिव्यू देखने के लिए भी वो वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं, यानी कि फार्मेसी की बंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नर्स खुद ही देख लेती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, यानी कि मेडिकेशन एरर और एडवर्स इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। ड्रग इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाती है, लिस्ट हमने फिर बहुत ज़्यादा लिस्ट्स बनाई और हर एक पेशेंट का अलग लिस्ट होगा, किसने कितना डोज दिया, किसको कौन सी दवाई मिली। फिर है कि ड्रग डिटोरिएशन, यानी कि ड्रग जो है वो ख़राब हो सकती है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उसकी डिग्रेडेशन हो सकती है, यानी कि कोई ड्रग अगर एक्सपायर हो गई, हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है, सो ये वाला चांस इंक्रीज़ हो जाता है। वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है नर्स पे कि वो पेशेंट का ध्यान रखेगी, कि लिस्ट वगैरह बनाती रहेगी ड्रग्स की। एंड ड्रग के चोरी होने का चांस भी ज़्यादा होता है। फिर है ड्रग स्टेशन, यानी कि नर्सिंग स्टेशन पे जो ड्रग्स होती हैं उन्हें हम फ्लोर स्टॉक ड्रग्स कहते हैं, और ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और एक होता है नॉन चार्ज। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग हम उसे कहते हैं जिसके लिए चार्ज करते हैं, यानी कि पे करना पड़ता है, और नॉन चार्ज हम कहते हैं जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता, पैसे नहीं देने पड़ते। डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स जो है इसकी डिस्पेंसिंग किस तरह की जाती है, किस तरह दी जाती है पेशेंट को। सो ये ड्रग्स जो है ये वो ड्रग्स होते हैं जिसके लिए पेशेंट को जो है हर एक सिंगल डोज के लिए चार्ज करना पड़ता है, यानी कि पैसे देने पड़ते हैं। ये ड्रग्स जो है ये फार्मेसी वाले जो है खुद ही सेलेक्ट करते हैं एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिटीज़ की सिलेक्शन करते हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स जो हैं ये स्टोर्ड होते हैं, यानी कि वेरियस नर्सिंग स्टेशन बने होते हैं वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, और एक एनवेलप यूज़ किया जाता है इसे डिस्पेंस करने के लिए, यानी कि एनवेलप में दी जाती है 1 या 2 गोलियाँ जितनी भी ज़रूरत होती है पेशेंट को। फिर है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, कौन सी होती है, वो मेडिसिन होती हैं जिसके नर्सिंग स्टेशन पे होती है,
है, यानी कि सारे पेशेंट्स के लिए होती है उसी फ्लोर पे, और ये चीपर भी होती हैं, यानी कि सस्ती भी होती हैं, और कॉमनली जो कि यूज़ की जाती है वो वाली होती है। इसका कॉस्ट जो है ये ड्रग का ये इंक्लूड नहीं किया जाता, ये कॉस्ट जो है इस ड्रग का वो पेशेंट से नहीं लिया जाता, बल्कि ये हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स में जो है वो ऐड किया जाता है हर एक दिन का, यानी कि वो हॉस्पिटल वाले चार्ज करते हैं इसके लिए। एंड देन है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो यानी कि ये टाइप जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ये इसमें हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन भी हम देते हैं कुछ मेडिसिन का, और कुछ जो होती हैं वो हम डिस्पेंस भी करते हैं, यानी कि फ्लोर स्टॉक से ले लेते हैं। ये वो सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कि नॉन प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे चल रहे होती हैं, यानी कि एनजीओज वगैरह वाले जो चलाते हैं। फिर है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यानी कि हुकूमत वाले उसका खर्चा उठाते हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है ये एडवांस सिस्टम का एक डिस्पेंसिंग तरीका है, यानी कि ये मेडिकेशन जो है ये वो मेडिकेशन इसमें जो है वो पहले ऑर्डर की जाती है, वो पैकेज की जाती है, हैंडल्ड होती है, एडमिनिस्ट्रेट एंड चार्ज इन मल्टीपल सिंगल डोजेस, यानी कि जिस टाइम पेशेंट को डोज देना है उसी टाइम पे ये फार्मेसी से मंगवाई जाती है एंड देन पेशेंट को ये दी जाती है, यानी कि इसमें ये एक ही टैबलेट होती है, यानी कि रेगुलर डोज के लिए हम ये दी जाती है। सो एडवांटेजेस क्या है, पेशेंट जो है उसे इम्प्रूव सर्विस, उसकी सर्विसेज उससे अच्छी मिलेंगी, एंड उसी वो डोज के लिए वो चार्ज होगा जो उसके दी जा रही है, यानी कि जैसे कि अगर बाहर से वो खुद पहले लेके आ रहा है तो उसे पूरा एक स्ट्रिप मिलेगी पैनाडॉल की, लेकिन अगर वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है तो उसमें अगर उसने एक गोली खानी है, एक गोली से वो ठीक हो रहा है तो एक गोली उसे मिलेगी, पूरी स्ट्रिप का उस पर खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बाहर से स्ट्रिप ला रहा है और उसे सिर्फ एक ही इस्तेमाल की बाकी रह गई तो वो वेस्ट हो गई है और उसे तो सिर्फ एक ही से वो ठीक हो गया। सो फिर चार्ज तो उसने सारे डोजेस का किया एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में फिर वो उसी डोज का चार्ज करेगा जो उसने लिया है। इसमें फिर नर्स जो है वो ज़्यादा पेशेंट का अच्छे से उसे डायरेक्ट केयर का मोर टाइम मिलेगा, मेडिकेशन एरर कम हो जाएंगे इसमें, और ज़्यादा नर्सिंग स्टेशन पे स्पेस भी ज़्यादा अवेलेबल होगा, यानी कि फ्लोर स्टॉक बल्कि नहीं होगा और वेस्टेज नहीं होगी ड्रग की, और ना ही स्टीलिंग होगी। फिर हम कहते हैं स्टीलिंग को। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, यानी कि इसके लिए सेपरेट मैन पावर की ज़रूरत होगी, यानी कि इससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी कि एक एक ड्रग डोज जो है वो प्री पैकेज करेगा। फिर है कि नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन जो है वो फार्मेसी में ज़्यादा होने चाहिए, इसके लिए सेपरेट कंटेनर्स होने चाहिए, क्लोजर होने चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस भी इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। फिर है मेथड ऑफ यूनिट डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेज। यूनिट डोजेज को डिस्पेंस करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है CUDD एंड एक है DUDD। CUDD हम कहते हैं सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेंट्रलाइज ये क्या होता है कि इसमें जितने भी इन पेशेंट्स होते हैं उन्हें यूनिट डोजेस में ड्रग जो है वो डिस्पेंस की जाती है, जो कि ड्रग सारी ड्रग जो कि स्टोर होती हैं सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी से एट द टाइम जब उसे डोज की ज़रूरत होती है तब पेशेंट को दी जाती है, यानी कि एक ही फार्मेसी होती है सेंट्रल एरिया में, ड्रग की हॉस्पिटल की एक ही सेंट्रल एरिया में एक फार्मेसी होगी जहाँ से जब पेशेंट को दिया जाएगा तो वहाँ से वो ड्रग आएगी और पेशेंट को दी जाएगी। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिलीवरी डिवाइसेस जैसे कि मेडिकेशन कार्ट और न्यूमेटिक ट्यूब्स की ज़रूरत होती है, ये रिक्वायर्ड होंगी, बिकॉज एक एक डोज देना वो भी अगर दिन में एक ड्रग 3 दफ़ा दी जा रही है तो 3 दफ़ा वो फार्मेसी से आएगी। ये न्यूमेटिक ट्यूब्स वगैरह है जो कि सप्लाई की जाती हैं फिर सेंट्रल फार्मेसी से। फिर है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज यानी कि सेंट्रल एक ही फार्मेसी नहीं होगी बल्कि हर फ्लोर पे अलग अलग स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होंगी जहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल होंगी, और जिस टाइम हमने देना है फिर उस टाइम वहाँ से वो ड्रग आएगी और उस पेशेंट को दी जाएगी। प्रोसीजर इसका क्या होता है, मेन पेशेंट प्रोफाइल कार्ड जो है ये प्रिपेयर करना होगा अपॉन एडमिशन के, यानी कि उसका प्रोफाइल कार्ड बनाना होगा। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट को दी जाएंगी एंड फार्मासिस्ट जो है वो चेक करेगा मेडिकेशन ऑर्डर को, जूनियर फार्मासिस्ट फिर मेडिकेशन जो है उसे कार्ट में प्लेस करेगा ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। फार्मासिस्ट चेक करेगा कार्ड को रिलीज होने से पहले, वार्ड तक जाने से पहले वो कार्ड को देखेगा इसमें जो ड्रग ज़रूरत थी वही पड़ी है कि नहीं,
नर्स एडमिनिस्टर करेगी ड्रग को और फिर एंट्री करेगी, रिकॉर्ड में देगी कि मैंने ये कर दिया है, और रिटर्न टू द फार्मेसी कार्ड जो है वो वापस रीचेक किया जाएगा जब वार्ड से वापस फार्मेसी आएगा। कंट्रोल ड्रग को किस तरह डिस्पेंस किया जाता है? कंट्रोल ड्रग जो है वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें ताले में बंद करके रखा जाता है। इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर की ज़रूरत होती है कि कब वो कंट्रोल ड्रग जो है वो ली जा रही है और किसी पेशेंट को दी जा रही है। प्रोसीजर इसका क्या होता है? मेडिकल सुपरटेंडेंट जो होता है, ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंट्रोल ड्रग्स की उसके हाथों में होती है। चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्यूर करता है, स्टोर करता है, डिस्पेंस करता है कंट्रोल ड्रग्स को। कंट्रोल ड्रग्स जो है प्रिस्क्रिप्शन, कंट्रोल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसको अगर इधर उधर इस्तेमाल किया तो इससे बहुत ज़्यादा सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स होती हैं। एंड ये जो है ज़्यादा जो ड्रग एब्यूज़ वाले होते हैं वो वाले ड्रग्स जो हैं ये जिनसे एब्यूज़ हो सकता है उनसे हम कंट्रोल ड्रग्स कहते हैं, जैसे कि नारकोटिक्स हो गए। सो नारकोटिक्स जो है एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो होती हैं जिससे एब्यूजमेंट हो सकती है नशावर चीज़ों से बनी होती हैं, तो वो वाली कंट्रोल ड्रग्स में आते हैं। ये 1985 में इसका जो एक्ट था वो जो है बनाया गया इसका कि हमने किस तरह से ये यूज़ करना है कि पेशेंट का फुल नेम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखना होना चाहिए जब भी हम ये ड्रग किसी पेशेंट को दे रहे हों, उसका डेट किस टाइम पे हम दे रहे हैं, नेम क्या है ड्रग का, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्वांटिटी कितने अमाउंट में दे रहे हैं, प्रिस्क्राइबर यानी कि किस फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया उसका सिग्नेचर होना चाहिए, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो कंट्रोल ड्रग्स देने से पहले, नारकोटिक्स ज़्यादातर पहले देने से पहले हमने ये फॉर्म पेशेंट से फिल करवा लेना है। अगर रिक्वायर्ड ड्रग जो है वो स्टॉक में मौजूद नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन जो है अगर वो रिक्वायर्ड यानी कि अगर कोई कंट्रोल ड्रग है और वो स्टॉक में मौजूद नहीं है हॉस्पिटल में, तो फिर क्या करना है कि ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है, कंप्लीट कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। हमने हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उस पर उसने साइन किया होगा और वो प्रिस्क्राइब करेगा। नारकोटिक ड्रग जो है ये फार्मेसी से टू द वार्ड जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन के हाथों हमने डिलीवर करना है ताकि उसका कभी मिसयूज़ ना हो। जब हमने डिस्पेंस कर लिया है, नर्स जो है वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने सही तरीके से एडमिनिस्टर करना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे इन्वेंटरी यानी कि जो लिस्ट है उनकी डॉक्यूमेंटेशन की उसमें वो लिस्ट करना है कि उसने कब कैसे और किस रूट से वो ड्रग दी है, किस पेशेंट को दी है। अगर पेशेंट डॉक्टर जो रिफ्यूज़ कर ले पेशेंट ड्रग लेने से कि उसे ये नहीं लेनी है, या फिर डॉक्टर जो है वो कैंसिल कर ले कोई भी डोज, तो नर्स ने फिर उस टाइम क्या करना है कि उसने उस ड्रग को सिंक में डिस्ट्रॉय कर देना है और रिकॉर्ड कर लेना है कि या तो पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दी है या फिर जो है ये डॉक्टर ने कैंसिल कर दी है। देन है ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। ड्रग को किस तरह रेगुलेट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या कानून साजी की गई है। तो ड्रग रेगुलेशन जो है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह से ड्रग को देने के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, किस तरह से हमने क्या क्या एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनली जो अप्रूव्ड हुआ है, हमने ड्रग्स को किस तरह एडमिनिस्टर करना है। जैसे कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA हो गया, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हो गई, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी हो गई। सो फार्माकोपियाज ये भी रेगुलेट करती हैं एंड वेरियस लेजिस्लेशंस भी बनाते हैं ड्रग्स के लिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ी है कि नारकोटिक्स के लिए कंट्रोल ड्रग यूज़ का वो लेजिस्लेशन जो है ये पास आउट हुआ है। रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन, कौन कौन से रिसोर्सेज से हम ड्रग्स जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज जो है क्या क्या है कि रिसर्चर्स एंड मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन हम देंगे, किसने इसके बारे में रिसर्च की है, किसने ये बनाई है ड्रग। साइंटिफिक जर्नल्स देख सकते हैं, ओरिजिनल स्टडीज़ और रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि अगर ड्राई केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स वगैरह। सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स विच समराइज द इंफॉर्मेशन राइजिंग इन प्राइमरी रिसोर्सेज एंड टर्शरी रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, हैंड बुक्स हम दे सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, सेलेक्टेड वेबसाइट्स पे हम जा सकते हैं। जनरल कंसिडरेशन क्या है, जब हम एग्जामिन करें और टेक्स्ट बुक अगर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग के लिए, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, और ऑथर एंड पब्लिशर जो है उनकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है।
एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन उसका क्या है, कॉपीराइट डेट क्या है, लास्ट रिविजन डेट इसका क्या आता है, यानी कि जो आती है कि फर्स्ट एडिशन है, सेकंड है, एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है, करंट एडिशन इसके कौन सी अवेलेबल है, प्रेजेंस ऑफ बिबिलियोग्राफी क्या लिखी गई है, बिबिलियोग्राफी यानी कि उसने अपने बारे में क्या लिखा है, इफ अ बिबिलियोग्राफी इज इंक्लूडेड है और आर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट एक्यूरेटली रेफरेंस किए गए हैं या नहीं, एंड देन कि हाउ एक्सेसिबल इज़ द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कितनी एक्सेसिबल है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है कौन कौन से अवेलेबल हैं, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, और दूसरे रिलेवेंट टेक्स्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, अदर सोर्सेज, लाइब्रेरीज, रिसर्च एसोसिएशंस हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ड्रग के बारे में, गवर्नमेंट बॉडीज इंफॉर्मेशन, एनालिस्ट लैब्स वगैरह से ले सकते हैं। सो ये सारा जो है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। फिर है ड्रग कार्ड्स। ड्रग कार्ड्स हम कैसे बनाते हैं? सो ड्रग कार्ड्स का जो मेनली तरीका है कि हमने ड्रग के बारे में लिखना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, कब कब हमने देना है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, कब नहीं देना है, इफेक्ट्स क्या है इसके, एंड सीरियस एडवर्स इफेक्ट इसके कौन से कॉज होते हैं, एंड नर्सिंग कंसिडरेशन इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोन एंड क्लिंडामाइसिन वगैरह का लिखा हुआ है। होप सो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।